को समझने के लिए हमें समझना होगा ह्यूमन एक्टिविटीज को। ह्यूमन एक्टिविटीज दो हिस्सों में बट जाती हैं, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटीज तीन हिस्सों में बट जाती हैं, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस दो हिस्सों में बट जाता है, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री जो होती है इसका मतलब होता है ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिनमें कन्वर्जन किया जाता है रिसोर्सेज का यूजफुल गुड्स में। इसका मतलब होता है प्रोडक्शन या प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स से। इंडस्ट्री तीन हिस्सों में बट जाती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी इंडस्ट्री वह इंडस्ट्री होती है जो नेचुरल रिसोर्सेज को या तो एक्सट्रैक्ट करती है या उनका प्रोडक्शन करती है, या रिप्रोडक्शन करती है और डेवलपमेंट करती है लिविंग ऑर्गेनिज्म का और प्लांट्स का। सेकेंडरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो प्राइमरी इंडस्ट्री से जो मटेरियल मिलता है उसको और यूजफुल बनाती है प्रोसेसिंग करके। टर्शियरी इंडस्ट्री यह वो इंडस्ट्री होती है जो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को हेल्प करती है। प्राइमरी इंडस्ट्री आगे बढ़ जाती है एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक में। प्राइमरी इंडस्ट्री को सरल भाषा में समझे तो ये वह उद्योग होता है जो सीधा नेचर से जुड़ा होता है, या तो नेचर से एज इट इज सामान को प्राप्त करता है, या नेचर से जो सामान लेता है उसमें कुछ प्रोसेसिंग करके नेचर से ही सामान लेता है, कुछ प्रोसेसिंग करके। ये दो हिस्से हैं इसके, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। जो एक्सट्रैक्टिव पोर्शन है इसमें जो काम किया जाता है वो सॉइल से, क्लाइमेट से, एयर से या वाटर से या जमीन के सरफेस के अंदर से वेल्थ निकाला जाता है, सामान निकाला जाता है वैल्यूएबल। यह इंडस्ट्री भी आगे दो हिस्सों में बट जाती है। पहली इंडस्ट्री में वो पार्ट आता है जहां पे वर्कर केवल कलेक्ट करते हैं एग्जिस्टिंग सामान को, जैसे माइनिंग, फिशिंग, हंटिंग। दूसरी कैटेगरी में एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में ही वो सामान आ जाता है जिसमें गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है ह्यूमन स्किल को अप्लाई करके, जैसे एग्रीकल्चर करना और फॉरेस्ट्री करना। इसके बाद लिया नेचर से ही जा रहा है लेकिन इसमें कुछ ह्यूमन स्किल्स की जरूरत पड़ रही है। जेनेटिक इंडस्ट्री, जेनेटिक इंडस्ट्री में वो इंडस्ट्री आती है जिसमें रिप्रोड्यूस किया जाता है या मल्टीप्लाई किया जाता है सर्टेन स्पीसीज ऑफ एनिमल्स को या प्लांट को, उनसे ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए, जैसे नर्सरी, कैटल ब्रीडिंग, फिश हैचरीज, पोल्ट्री फार्म्स। सेकेंडरी इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन या मैन्युफैक्चरिंग। यहां पे मैं ये बता दूं, चूंकि ये शॉर्ट नोट्स हैं, हालांकि सिलेबस पूरी कवरेज है इसलिए इनमें टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा शॉर्ट भी नहीं है, इतने जरूरी कि सिलेबस की कवरेज पूरी होगी। बट अगर एकदम डिटेल में वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा जो पीजीटी कॉमर्स पे वीडियोस हैं 100+ वीडियोस हैं, आप उनको देख सकते हैं। पीजीटी कॉमर्स नाम से जो प्ले लिस्ट है उसमें आप ये वीडियोस देख सकते हैं हमारे चैनल पे। सेकेंडरी इंडस्ट्री में दो हिस्से हो जाते हैं, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग। कंस्ट्रक्शन में आ जाता है कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, रोड, डैम्स, ब्रिज, कैनाल। मैन्युफैक्चरिंग में जो रॉ मटेरियल होता है उसको सेमी फिनिश्ड या फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एक निर्माणी उद्योग होता है और ये भी आगे बंट जाता है चार हिस्सों में, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग। जो एनालिटिकल इंडस्ट्री है मैन्युफैक्चरिंग में, इसमें किसी प्रोडक्ट को एनालाइज किया जाता है और कई प्रोडक्ट उससे रिसीव होते हैं। इस प्रोसेस में जैसे कि क्रूड ऑयल से हमें मिलता है केरोसिन, पेट्रोल, गैस, डीजल। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग जैसा नाम से पता चल रहा है यह वो इंडस्ट्री है जिसमें कोई सामान, कोई प्रोडक्ट कई प्रोसेस से गुजरता है फाइनल प्रोडक्ट बनने तक। जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है एक प्रोसेस का, वो अगली प्रोसेस के लिए रॉ मटेरियल बन जाता है। कॉटन टेक्सटाइल के केस में कॉटन पासिस होती है गिनिंग, वीविंग, डाइइंग प्रोसेसेस से, तब जाके क्लॉथ बनती है। शुगर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री भी इसी के एग्जांपल्स हैं। सिंथेटिक इंडस्ट्री, सिंथेटिक इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल को एक साथ लाया जाता है और मैन्युफैक्चर किया जाता है उससे फाइनल प्रोडक्ट। जैसे कि सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में रॉक्स, जिप्सम, कोल आदि का यूज किया जाता है, तब सीमेंट बनती है। सूप मेकिंग
और पेंट्स सिंथेटिक इंडस्ट्री के और एग्जाम्पल्स हैं। असेंबलिंग इंडस्ट्री, असेंबलिंग इंडस्ट्री में अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, पार्ट होते हैं, जिनको हम असेंबल करते हैं नया प्रोडक्ट बनाने के लिए, जैसे टेलीविजन, कार, कंप्यूटर। अब सिंथेटिक और असेंबलिंग में कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, कई दफा ये क्वेरी आती रहती है ग्रुप में, तो एक एक करके मैं जवाब नहीं दे पाता, लेकिन जब वीडियोस बनाता हूं तो मेरे को वो क्वेरी याद आ जाती है और मैं उनको डिस्कस कर देता हूं। तो ये क्वेरी, इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है प्रीवियस एग्जाम्स में। सिंथेटिक और असेंबलिंग में ये समझना महत्वपूर्ण है कि जो असेंबलिंग इंडस्ट्री है ये केवल असेंबल करती है और आप उन पार्ट को बाद में देख सकते हैं। जैसे कार बनी, तो कार में जिन चीजों को असेंबल किया गया है, आपको टायर अलग दिखेंगे, सीट अलग दिखेंगी, आप उन सामान को अलग भी कर सकते हैं, डिटैच कर सकते हैं और फिर से अटैच कर सकते हैं। सिंथेटिक इंडस्ट्री में इस टाइप से सामान का यूज होता है कि आप बाद में उनको पहचान नहीं सकते हैं। आप सीमेंट देखेंगे तो आप ना तो अलग कर सकते हैं उनमें से रॉक्स को, जिप्सम को, कोल को। ऐसे ही पेंट में जो सामान लगा हुआ है, ना तो आप उसकी पहचान कर सकते हैं, कलर वगैरह जो भी होते हैं, और ना आप उनको अलग अलग कर सकते हैं। तो ये फर्क है सिंथेटिक में और असेंबलिंग में। नेक्स्ट है टर्शियरी इंडस्ट्री। टर्शियरी इंडस्ट्री में वो इंडस्ट्री आ जाती है, वो सर्विसेज आती हैं खास तौर पे, जो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को हेल्प करती हैं उनके बिजनेस में, जैसे ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, पैकेजिंग, एडवर्टाइजिंग। अब है कॉमर्स। कॉमर्स में वो एक्टिविटी आती हैं जिनका काम होता है गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूसर से लेकर के यूजर तक पहुंचाना। कॉमर्स बिजनेस का ही एक पार्ट है। बिजनेस एक वाइडर कॉन्सेप्ट है और बिजनेस में कॉमर्स के अलावा इंडस्ट्री भी शामिल है। कॉमर्स दो हिस्सों में बंटता है, ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। कॉमर्स में ट्रेड का मतलब होता है गुड्स या सर्विसेज का एक्सचेंज करना सेलर और बायर के बीच में। ट्रेड जो होता है वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हो सकता है। इंटरनल ट्रेड होलसेल और रिटेल हो सकता है। एक्सटर्नल ट्रेड एक्सपोर्ट, इंपोर्ट या इंटरपोर्ट हो सकता है। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड यानी कि ट्रेड की सहायक क्रियाएं जो ट्रेड को सहायता देती हैं, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग। अब है बिजनेस प्रोफेशन इन एम्प्लॉयमेंट। इसमें बिजनेस ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं जो प्रोडक्शन करती हैं या परचेज और सेल करती हैं गुड्स या सर्विसेज का बेचने के लिए। मेन एम होता है प्रॉफिट अर्न करना। प्रोफेशन ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं जिनमें स्पेशल नॉलेज और स्किल रिक्वायर होती हैं और व्यक्ति उनका अप्लाई करते हैं अपने ऑक्यूपेशन में। इसके एग्जाम्पल हैं लॉयर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट। एम्प्लॉयमेंट ऐसी बिजनेस एक्टिविटी है जिसमें एम्प्लॉय यानी कि कोई पर्सन काम करता है किसी और के लिए, मतलब अपने एम्प्लॉयर के लिए, और बदले में रेम्यूनरेशन लेता है वेजेज या सैलरी के फॉर्म में। बिजनेस के ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बिजनेस का होता है प्रोड्यूस करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना गुड्स और सर्विसेज को प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना। इसके अलावा और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, प्रॉफिट अर्न करना, मार्केट स्टैंडिंग, इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी, फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मैनेजमेंट परफॉर्मेंस डेवलपमेंट, वर्कर परफॉर्मेंस और एटीट्यूड और सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। बिजनेस रिस्क का मतलब होता है पॉसिबिलिटी इनएडिकेट प्रॉफिट्स की या लॉसेज की। बिजनेस रिस्क जो होता है वो दो तरह का हो सकता है, स्पेक्यूलेटिव और प्योर। स्पेक्यूलेटिव रिस्क, किसी रिस्क को तब बोला जाता है जब दोनों तरह की पॉसिबिलिटी हो, गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। स्पेक्यूलेटिव रिस्क जो होती हैं वो मार्केट कंडीशन से या डिमांड और सप्लाई में फ्लक्चुएशन से या प्राइसेस के चेंज होने से, फैशन या टेस्ट के चेंज होने से आती हैं। प्योर रिस्क का मतलब उस रिस्क से होता है जिसमें प्रॉफिट होने का कोई मतलब ही नहीं होता है, अगर वो रिस्क हुई तो फिर लॉस ही होगा। जैसे फायर का चांस, थेफ्ट का, स्ट्राइक का, इनसे निश्चित है कि अगर ये हुए तो लॉस ही होगा। ये प्योर रिस्क है। कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, बिजनेस रिस्क के कारण कुछ नेचुरल कॉजेज होते हैं जैसे फ्लड, अर्थक्वेक, लाइटनिंग। कुछ ह्यूमन कॉजेज होते हैं जैसे डिसऑनेस्टी या केयरलेसनेस या पावर फेलियर, स्ट्राइक, राइट मैनेजमेंट, इनएफिशिएंसी। कुछ इकोनॉमिक कॉजेज होते हैं जैसे गुड्स की डिमांड, कंपटीशन, प्राइसेस एटसेट्रा में चेंज होना। कुछ अदर कॉजेज होते हैं अनफॉर्सीन, जिनके बारे में आइडिया नहीं लगाया जा सकता है, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, मैकेनिकल फेलियर्स, बस्टिंग ऑफ बॉयलर, फ्लक्चुएशंस इन एक्सचेंज रेट एटसेट्रा। अब है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म प्राइवेट, पब्लिक या ग्लोबल एंटरप्राइजेज हो सकते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो प्राइवेट एंटरप्राइजेज होते हैं उनका ओनरशिप या कंट्रोल इंडिविजुअल्स के पास होता है। जो पब्लिक एंटरप्राइजेज होते हैं
उनका ओनरशिप और कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या जॉइंटली दोनों के पास होता है। ग्लोबल एंटरप्राइजेज जो होते हैं, ऐसे एंटरप्राइज होते हैं जिनका बिजनेस एक से ज्यादा देशों में फैला होता है। इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया हुआ है, इसलिए इंडिया में प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों तरह के एंटरप्राइजेज देखने को मिलते हैं। प्राइवेट एंटरप्राइजेज प्राइवेट सेक्टर में आते हैं और पब्लिक एंटरप्राइजेज पब्लिक सेक्टर में आते हैं। पब्लिक सेक्टर को गवर्नमेंट सेक्टर भी बोला जाता है। बहुत सारे जो फॉर्म्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के प्राइवेट सेक्टर में, वो है सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज और कंपनीज। जो पब्लिक सेक्टर में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के फॉर्म है, प्रकार हैं, वो है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी। सोल प्रोप्राइटरशिप। और इस पीडीएफ के बारे में मैं बता दूं, कई लोग कमेंट्स में पूछते हैं कि पीडीएफ कैसे मिलेगी। मैं बार बार बताता हूं सभी वीडियोस में। ये जो पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है। बीडी कॉमर्स स्टडी चैनल नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से ये सारी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। हर वीडियो के साथ में वीडियो जो पीडीएफ है वो भी डाल देता हूँ। तो सोल प्रोप्राइटरशिप सिंपलेस्ट बिजनेस फॉर्म है, साधारण बिजनेस फॉर्म है, सबसे पुराना बिजनेस फॉर्म है व्यवसाय का, ओनरशिप का। इसकी फीचर है सोल प्रोप्राइटरशिप की सिंगल ओनर होता है, इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती हैं, लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है ओनर की, रिस्क पूरा बियर करना पड़ता है ओनर को, प्रॉफिट भी पूरा ओनर को मिलता है, शेयर नहीं करना पड़ता किसी के साथ। नो सेपरेट एंटिटी, मतलब जो बिजनेस है और बिजनेस का जो ओनर है वो एक ही एंटिटी माने जाते हैं कानून की नजर में। फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू इनकी कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है। कंटिन्यूटी, इसकी जो कंटिन्यूटी होती है वो ज्यादा लंबी नहीं होती है, पूरी तरह से ओनर पे डिपेंड करती है। अब है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो है ये हिंदू सक्सेशन 1956 के तहत गवर्न होता है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो मुखिया होता है उसको कर्ता बोला जाता है, और आमतौर पर परिवार का जो सबसे ज्यादा एज वाला व्यक्ति होता है वो कर्ता होता है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक ऐसा फॉर्म है जो केवल इंडिया में ही देखने को मिलता है स्पेसिफिकली। इसकी जो मेंबरशिप होती है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की, ये बाई बर्थ मिलती है या बाई मैरिज मिलती है। मेल पर्सन के साथ अगर किसी फीमेल की शादी होती है तो वो फीमेल भी परिवार की मेंबर बन जाती है। लायबिलिटी कर्ता की अनलिमिटेड होती है, बाकी जितने भी मेंबर्स हैं उनकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है। दो विचारधाराएं हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की, एक दाय भाग है, एक मिताक्षरा है। जो दाय भाग है वो बंगाल और असम में पाई जाती है या उड़ीसा के कुछ भागों में। बाकी जो मिताक्षरा है वो पूरे देश में, रेस्ट ऑफ कंट्री में मिताक्षरा पाया जाता है। पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस फॉर्म है जिसमें कुछ लोग मिलकर के व्यवसाय करते हैं। पार्टनरशिप गवर्न होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1930 के द्वारा। यह एक्ट 1 अक्टूबर 1932 को फोर्स में आया। सेक्शन 464 कंपनीज एक्ट 2013 का ये पावर देता है भारत सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि वो प्रेस्क्राइब कर सकती है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स किसी फर्म में। लेकिन यही सेक्शन कहता है कि सरकार को पावर तो है मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर तय करने की, लेकिन वो संख्या 100 से ज्यादा नहीं हो सकती है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रूल बनाए हैं मिसलिनियस रूल्स 2014 के नाम से, उसके रूल नंबर 10 में यह संख्या 50 बताई है, यानी कि मैक्सिमम जो मेंबर होंगे पार्टनरशिप में वो 50 होंगे। पार्टनर्स के टाइप, एक्टिव पार्टनर, ये वैसा पार्टनर होता है जो पूरी तरह से पार्टिसिपेट करता है मैनेजमेंट में। स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर ऐसा पार्टनर होता है जो डे टू डे एक्टिविटीज में टेक पार्ट नहीं लेता, हिस्सा नहीं लेता, बाकी वो कैपिटल लगाता है, प्रॉफिट लॉस में भी हिस्सा लेता है, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। सीक्रेट पार्टनर ऐसे पार्टनर को कहा जाता है जो नोइंगली बाकी पार्टनर्स को कह के रखता है कि मैं कैपिटल लगाता हूं, प्रॉफिट में भी हिस्सा लूंगा, लेकिन मेरे बारे में लोगों को नहीं बताना है, मैं सीक्रेट पार्टनर हूं। ये बाकी पब्लिक के लिए अननोन होता है। नॉमिनल पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर ऐसा पार्टनर होता है जो अपना यूज करने की अनुमति फर्म को देता है। वो कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करता है, वो मैनेजमेंट में भी कोई हिस्सा नहीं लेता है, ना प्रॉफिट और लॉसेज में कोई हिस्सा लेता है, लेकिन वो थर्ड पार्टी के प्रति लायबल हो सकता है रीपेमेंट करने के लिए डेट्स की।
अब है पार्टनर बाई एस्टोपेल। पार्टनर बाई एस्टोपेल इस टाइप का पार्टनर होता है जो अपने खुद के बिहेवियर से ऐसा इंप्रेशन देता है थर्ड पार्टीज को कि वो भी उस फर्म का पार्टनर है। तो ये पार्टनर होता नहीं है, ना पैसा लगाता है, ना प्रॉफिट लेता है, ना लॉस लेता है, बट इस इंप्रेशन की वजह से जो खुद इंप्रेशन इसने दिया है ये थर्ड पार्टीज के प्रति जिम्मेदार हो जाएगा अगर फर्म को कोई लॉस होता है तो। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ये ऐसा पार्टनर होता है जो पार्टनर नहीं है बट जो फर्म के बाकी पार्टनर्स हैं वो इसको पार्टनर की तरह दर्शाते हैं और ये इस बात को जानते हुए भी ये मना नहीं करता है कि मेरे को आप पार्टनर की तरह मत बताइए। तो ये पार्टनर भी जिम्मेदार हो जाता है थर्ड पार्टीज की पेमेंट के लिए अगर वो इसकी वजह से उस फर्म में इन्वेस्ट कर देते हैं और इससे उनका लॉस हो जाता है। माइनर एज ए पार्टनर, जो माइनर है वो सिंपली किसी फर्म में पार्टनर नहीं बन सकता है क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट करने की जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करने का क्वालिटी है वो उसमें नहीं है, वो इनकम्पिटेंट है, एलिजिबल नहीं है। हालांकि एक माइनर को पार्टनरशिप में एडमिट कराया जा सकता है लेकिन केवल लाभों के लिए कराया जा सकता है और वो भी तब जब बाकी सारे पार्टनर्स इस बारे में सहमत हों। उसकी लायबिलिटी उसके द्वारा लगाई गई कैपिटल तक ही सीमित रहेगी और वो एलिजिबल नहीं होगा एक्टिव रोल प्ले करने का मैनेजमेंट में। हालांकि वो फर्म की बुक्स को इंस्पेक्ट करने का राइट रखता है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक विशेष टाइप की पार्टनरशिप है। इस पार्टनरशिप में एट लीस्ट वन पार्टनर अनलिमिटेड जरूर होता है, बाकियों को लिमिटेड रखा जा सकता है। ऐसी पार्टनरशिप टर्मिनेट नहीं होती है किसी पर्सन की डेथ से या ल्यूनेसी से, जो लिमिटेड पार्टनर है उनकी से। रजिस्ट्रेशन ऐसी पार्टनरशिप का कंपलसरी है और यह पार्टनरशिप गवर्न होती है एलएलपी एक्ट 2008 के मुताबिक। नेक्स्ट है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है रिटर्न फॉर्मेट। पार्टनरशिप डीड एक ऐसा रिटर्न समझौता होता है जिसमें पार्टनरशिप की टर्म और कंडीशन लिखी होती हैं, सारे पार्टनर्स मिलकर के लिखते हैं। पार्टनरशिप डीड का आमतौर पर यह कंटेंट हो सकता है, नेम हो सकता है फर्म का, बिजनेस का नेचर या लोकेशन, ड्यूरेशन बिजनेस की अगर वो तय करना चाहते हैं तो, इन्वेस्टमेंट हर एक पार्टनर के द्वारा जो कैपिटल लगाई जाएगी, प्रॉफिट या लॉसेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ड्यूटी या ऑब्लिगेशन सभी पार्टनर्स के, सैलरी या विड्रॉल्स पार्टनर्स के द्वारा, और कोई भी टर्म जो एडमिशन के बारे में या रिटायरमेंट के बारे में या किसी पार्टनर के एक्सपल्सन के बारे में हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में प्रोविजन। इसके अलावा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का प्रोसीजर क्या होगा इसके बारे में प्रावधान। इसके अलावा प्रेपरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड देयर ऑडिटिंग का प्रावधान क्या होगा और मेथड ऑफ सोल्विंग डिस्प्यूट्स अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो। अब है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के फॉर्म में होती है और कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर्स के वेलफेयर के मोटिव से काम करती हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए कंपलसरी होता है कि उसको रजिस्ट्रेशन कराना होगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 में या किसी पर्टिकुलर स्टेट में। इंडिया में कई स्टेट ऐसे हैं जिनके अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट हैं या तो उसके अंतर्गत, अदरवाइज कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 के अंतर्गत। कम से कम 10 पर्सन होना चाहिए एक सोसाइटी बनाने के लिए, यानी कि मिनिमम जो मेंबर चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी में वो 10 होने चाहिए। इसके कुछ अपने मेरिट्स होते हैं कि इसमें वन मैन वन वोट का सिद्धांत लागू होता है, वन वोट का सिद्धांत लागू होता है, यानी कि वोटिंग राइट्स में सबको इक्वलिटी है। लिमिटेड लायबिलिटी रहती है इसके मेंबर्स की, एग्जिस्टेंस स्टेबल रहता है, ऑपरेशंस में इकोनॉमी रहती है, सपोर्ट मिलती है गवर्नमेंट से इसको और बनाने में आसानी रहती है। हालांकि इसकी पीजीटी कॉमर्स की बुक अवेलेबल है, पीजीटी कॉमर्स प्रेपरेशन गाइड के नाम से। यह बुक काफी महत्वपूर्ण है उन एग्जाम्स के लिए जिनमें कॉमर्स के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, खास तौर पे केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एसबी, हरियाणा और बाकी स्टेट्स के लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण है। इसमें जो मटेरियल है अपडेटेड है और रिलायबल है, सिंपल लैंग्वेज है और स्टैंडर्डाइज्ड है पूरा मटेरियल, लेटेस्ट जो ट्रेंड है एग्जाम्स का उसके मुताबिक। एमसीक्यू बैंक भी दिया गया है प्रैक्टिस के लिए, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चंस लिए गए हैं। हमारा जो 600 के अराउंड पेजेस का स्टडी मटेरियल हमने प्रोवाइड कराया हुआ था ग्रुप में पीडीएफ के माध्यम से, पीजीटी कॉमर्स कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल के नाम से, वो पूरा स्टडी मटेरियल भी इसमें शामिल है। साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक अलग से दिया गया है प्रैक्टिस के लिए। यह बुक अवेलेबल है आपको अमेजोन पे भी और डायरेक्ट भी आप इसको बाय कर सकते हैं। इसका जो प्राइस है वो केवल 350 है। कि कुछ लिमिटेशन है, इसके पास रिसोर्सेज लिमिटेड रहते हैं,
मैनेजमेंट इनएफिशिएंस रहती है क्योंकि चुनी हुई मैनेजमेंट काम करती है, प्रोफेशनल मैनेजर नहीं होते हैं। सीक्रेसी की कमी होती है, सरकार का कंट्रोल ज़्यादा रहता है और ओपिनियन डिफर कर सकती है मेंबर्स की। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के टाइप, डिफरेंट टाइप हो सकते हैं, जैसे कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोड्यूसर्स की कोऑपरेटिव सोसाइटी, मार्केटिंग के लिए कुछ फर्म होती हैं आपस में मिलकर के मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज। आप कोई भी चीज पॉज करके पढ़ सकते हैं, बाकी पीडीएफ आपको मिलेगी, वहां से आप पढ़ सकते हैं। कंपनी, कंपनी एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जो बिजनेस कैरी करती है, कोई भी लीगल बिजनेस होना चाहिए और वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए कंपनीज एक्ट के अंतर्गत। पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी का मतलब ऐसी कंपनी से होता है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है और ना ही किसी प्राइवेट कंपनी की सब्सिडरी है। प्राइवेट कंपनी ऐसी कंपनी होती है जो अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के मुताबिक रिस्ट्रिक्ट करती है राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स, यानी कि जो मेंबर्स हैं उन पर रोक लगाती है कि वो शेयर्स का ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। कम से कम उसमें 2 मेंबर होने चाहिए, छोड़ करके 1% कंपनी को, 1% कंपनी अगर है तो एक ही मेंबर रहेगा उसमें तो, लेकिन बाकी जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनमें कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए। इसके जो मैक्सिमम मेंबर हैं वो 200 हो सकते हैं और ये जो 200 हैं इनमें संस्था का कोई एम्प्लॉय शामिल नहीं होगा, ये केवल मेंबर्स की बात है 200। 1% कंपनी, 1% कंपनी एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी होती है। ये कंपनीज एक्ट 2013 में व्यवस्था की गई है 1% कंपनी की। जे ईरानी एक्सपर्ट कमेटी ने रिकमेंड किया ओपीसी के बारे में 2005 में। 1% कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसमें एक ही पर्सन होता है उसका मेंबर। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, केवल एक नेचुरल पर्सन ही और इंडियन सिटीजन और इंडिया का रेजिडेंट 1% कंपनी बना सकता है। कोई भी पर्सन एक से ज्यादा 1% कंपनी नहीं बनाएगा। एक माइनर 1% कंपनी नहीं बना सकता है। एक जो 1% कंपनी है वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी नहीं कर सकती है। कंपनीज एक्ट 2013 की फीचर्स, इसमें व्यवस्था है कंपनीज एक्ट में क्लास एक्शन सूट फॉर शेयर होल्डर्स के लिए, मोर पावर है शेयर होल्डर्स को इसके अकॉर्डिंग। वुमेन एम्पावरमेंट की व्यवस्था की गई है, 1 वुमेन एटलीस्ट डायरेक्टर होना चाहिए सर्टेन क्लास ऑफ कंपनीज में। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में प्रावधान है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के बारे में प्रावधान बनाया है और इसमें नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल ये रिप्लेस करेगा कंपनी लॉ बोर्ड को और बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन को। फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी, एक कंपनी का फॉर्मेशन इन स्टेजेस से होकर के गुजरता है। प्रमोशन ऑफ ए कंपनी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी, कैपिटल सब्सक्रिप्शन और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। प्रमोशन ऑफ कंपनी, प्रमोशन ऑफ कंपनी वो अवस्था होती है किसी कंपनी की जिसमें फर्स्ट टाइम किसी पर्सन के माइंड में कोई आइडिया कंसीव होता है, आइडिया आता है और वो उस आइडिया को आगे अमली जामा पहनाता है, यानी कि उस आइडिया को प्रोसेस करता है, बिजनेस बनाने की कोशिश करता है। रजिस्ट्रेशन वो स्टेज है जिसको इनकॉर्पोरेशन भी कहते हैं, जिसमें पूरी फॉर्मेलिटीज, पेपर फॉर्मेलिटीज पूरी की जाती हैं और कंपनी को रजिस्टर्ड कराने की व्यवस्था प्रमोटर के द्वारा की जाती है। रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसीजर है उसमें कई स्टेप्स होते हैं, कई डॉक्यूमेंट तैयार करने पड़ते हैं, जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ता है। ये किसी कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जिस पे कम से कम 7 लोगों के साइन होने चाहिए पब्लिक कंपनी के केस में। अगर प्राइवेट कंपनी है तो कम से कम 2 लोगों के साइन होने चाहिए। इसमें क्लॉजेज होते हैं और उन जो मेजर क्लॉजेज होते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के, उनमें नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज और एसोसिएशन क्लॉज आते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये कंपनी के अंदर के नियम होते हैं, इसलिए इनको अंतर नियम कहा जाता है। जो पर्सन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को साइन करते हैं वही पर्सन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को भी साइन करते हैं। इसमें रूल्स होते हैं कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट से रिलेटेड। इसके अलावा डायरेक्टर्स की लिस्ट तैयार करनी पड़ती है, डायरेक्टर्स की रिटर्न कंसेंट होनी चाहिए, अग्रीमेंट होने चाहिए अगर कंपनी ने कुछ प्रीलिमिनरी अग्रीमेंट किए लोगों के साथ तो, एड्रेस रजिस्टर्ड ऑफिस का जहां पे रजिस्टर्ड ऑफिस होगा ये, और स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन होनी चाहिए। स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन जो होती है वो या तो एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा या प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा जो कंपनी में एंगेज हों, या एक पर्सन जो इंडिकेट किया गया है आर्टिकल्स में एज ए डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, सेक्रेटरी या मैनेजर ऑफ द कंपनी, वो इस डिक्लेरेशन को देते हैं। इसमें वो ये डिक्लेरेशन देते हैं इस बात की कि कंपनी के लिए जो आवश्यक दस्तावेज हैं वो पूरी तरह से तैयार कर लिए गए हैं।
अब है कैपिटल सब्सक्रिप्शन। जब ये सब कार्रवाई पूरी हो जाती है रजिस्ट्रेशन की, तो कंपनी को कैपिटल सब्सक्रिप्शन करना पड़ता है, यानी कि पूंजी जुटानी पड़ती है। एक प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी जिसकी शेयर कैपिटल नहीं है, वो तो अपना बिजनेस कमेंस कर सकती है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद, यानी कि रजिस्ट्रेशन के बाद कर सकती है। बट एक ऐसी पब्लिक कंपनी जो शेयर कैपिटल वाली कंपनी है, उसको अपने शेयर बेचने होते हैं, यानी कि लोगों से फंड रेज करना होता है शेयर इशू करके, डिवेंचर इशू करके। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, एक पब्लिक कंपनी बिजनेस कमेंस कर सकती है अपना बिजनेस तभी जब उसको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिल जाता है। अब है फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज के भी कई फॉर्म होते हैं। इसके पब्लिक जो एंटरप्राइजेज है, इनका मतलब होता है ऐसे एंटरप्राइजेज जिनकी मालिक सरकार है और जिनका कंट्रोल भी सरकार के पास है। ये तीन तरीके के हो सकते हैं: डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी। सबसे पहले डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो होते हैं वो अलग से किसी मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करते हैं, और इसके एग्जाम्पल हैं जैसे रेलवे, पोस्ट डिपार्टमेंट। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन या पब्लिक कॉर्पोरेशन, ये ऐसी संस्था होती हैं जिनकी स्थापना किसी स्पेशल एक्ट के द्वारा की जाती है। वो एक्ट पार्लियामेंट का हो सकता है या किसी स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा हो सकता है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी ऐसी कंपनी को कहते हैं जो कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हो और उस कंपनी में कम से कम 51%, मतलब 51% से कम नहीं होनी चाहिए, इतनी पेड अप कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या स्टेट गवर्नमेंट की हो या ज्वाइंटली सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने मिला के लगाई हो, ऐसी कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी कहा जाएगा। शेयर ऑफ द कंपनी जो परचेज किए जाते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से खरीदे जाते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी या ग्लोबल एंटरप्राइजेज। मल्टीनेशनल कंपनी ऐसी कंपनीज को कहा जाता है जिनकी जो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो बड़े लेवल पे होती हैं और उनकी इंडस्ट्रियल और मार्केटिंग ऑपरेशंस जो होती हैं वो सेवरल कंट्रीज में फैली होती हैं ब्रांचेज के माध्यम से। ये डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं, जैसे डोमेस्टिक कॉर्पोरेशन। डोमेस्टिक कॉर्पोरेशन तो ऐसी कंपनी होती है जिसके जो बिजनेस है वो किसी एक अपने देश में ही चलता है, तो डोमेस्टिक कॉर्पोरेशन। फॉरेन कंपनी ऐसी कंपनी को कहते हैं जो कंपनी, अगर इंडिया के संदर्भ में बात करें तो अगर कोई कंपनी इंडिया में है, काम कर रही है और उसका रजिस्ट्रेशन इंडिया से बाहर हुआ है, तो उसको यहाँ पे फॉरेन कंपनी बोला जाएगा। नेशनल कंपनी ऐसी कंपनी को बोला जाता है जिसका जो कस्टमर बेस होता है, यानी कि उसका जो बिजनेस है वो पूरे नेशन में फैला होता है। इंटरनेशनल कंपनी इसी तरीके से उस कंपनी को बोला जाएगा जिसका बिजनेस बेस बाहर तक होता है, या तो इंपोर्टर या एक्सपोर्टर का काम करती है वो दूसरे देशों के साथ भी। मल्टीनेशनल कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसके कई देशों में इन्वेस्टमेंट होते हैं, लेकिन उनकी जो प्रोडक्ट ऑफरिंग है वो हर एक देश में अलग अलग होती है, एक जैसी नहीं होती। ग्लोबल कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसने इन्वेस्ट किया हो और प्रेजेंट हो बहुत सारे देशों में, वो मार्केट करते हो अपने प्रोडक्ट यूज सेम कोऑर्डिनेटेड इमेज या ब्रांड यूज करके। मतलब मल्टीनेशनल कंपनी हर एक देश में अपना जो सामान होगा वो अलग नाम से ले जाएगी, लेकिन ग्लोबल कंपनी ऐसी कंपनी होती हैं जो सेम नेम के साथ पूरे दुनिया भर में बिजनेस करती हैं। जैसे पेप्सी, अब वो पेप्सी के नाम से पूरी दुनिया में बेचती है अपना सामान। मतलब ये कंपनी एक ही ब्रांड सेट करती है पूरी दुनिया के लिए। ट्रांसनेशनल कंपनीज, ट्रांसनेशनल कंपनी जो होती हैं वो और कुछ कॉम्प्लेक्स होती हैं अपने स्ट्रक्चर में। कॉम्प्लेक्स इसको लेकर के होती हैं कि उनका जो डिसीजन मेकिंग है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, मार्केटिंग पावर्स हैं, वो इंडिविजुअल फॉरेन मार्केट में अलग अलग होती हैं, यानी कि हर जगह उनके R&D अलग तरीके से काम करते हैं, तो बड़े लेवल पर अलग अलग देशों में काम करती हैं। नेक्स्ट है ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर ऐसे बिजनेस को कहा जाता है जिसमें दो या दो से ज्यादा संस्थाएं मिल करके अपने इंटरेस्ट लगाती हैं और मिल करके व्यवसाय करती हैं। ज्वाइंट वेंचर दो तरीके का हो सकता है, कॉन्ट्रैक्चुअल और इक्विटी बेस्ड। जो कॉन्ट्रैक्चुअल होता है उसमें दोनों कंपनी अलग अलग होती हैं, वो केवल किसी काम को करने के लिए वो साथ आ जाती हैं, वर्क टुगेदर करने के लिए, रहती वो संस्थाएं अलग अलग हैं। नेक्स्ट है इक्विटी बेस्ड ज्वाइंट वेंचर। इसके लिए जो संस्था मिलती हैं तो वो एक नई संस्था बनाती हैं, तीसरी संस्था, और जो संस्था बनाई जाती है वो उसमें दोनों कंपनी मिलकर के इक्विटी डालती हैं, कैपिटल डालती हैं, तो ये इक्विटी बेस्ड ज्वाइंट वेंचर होता है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये एक ऐसा तरीका है व्यवसाय करने का जिसमें
जो पब्लिक यानी कि जो सरकारी प्रोजेक्ट होते हैं उनमें वो प्राइवेट पार्टनर की मदद लेते हैं। इसके अलग अलग मॉडल्स हो सकते हैं, जैसे बीओटी, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। इन सभी वर्ड्स के अपने अपने मायने हैं। जैसे ऐसा प्रोजेक्ट जिसको पहले बनाया जाएगा किसी प्राइवेट पार्टनर के द्वारा, ऑपरेट किया जाएगा प्राइवेट पार्टनर के द्वारा, और बाद में जब उसकी अर्निंग उसको मिल जाएगी तो वो सरकारी संस्था को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, सरकार को। ऐसे ही बीओओ, बिल्ट ऑन ऑपरेट, बी BOLT, बिल्ट ऑन लीज ट्रांसफर, और DBFOT, डिजाइन करिए, बिल्ट करिए, फाइनेंस करिए, ऑपरेट करिए और ट्रांसफर करिए। फिर बिजनेस सर्विसेज, बिजनेस सर्विसेज के लिए हम जानेंगे सर्विसेज क्या होती हैं। सर्विसेज ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, आर्थिक क्रियाओं को कहा जाता है जो अपने स्वरूप में इंटेंजिबल होती हैं, किसी सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती हैं और कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन देती हैं। सर्विसेज का नेचर होता है ये इंटेंजिबल होती हैं, इनकंसिस्टेंट होती हैं, इनसेपरेबल होती हैं, इन्वेंट्री संभव नहीं है, और इन्वॉल्वमेंट जो होता है दोनों का रहता है, वो सर्विस देने वाले का भी और सर्विस लेने वाले का भी। टाइप्स, सर्विसेज के टाइप हो सकते हैं। बिजनेस सर्विसेज, बिजनेस सर्विसेज ऐसी होती है जो किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूज की जाती हैं। बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, जब कोई बिजनेस हाउस ये इसकी फैसिलिटी लेता है तो वो बिजनेस सर्विस है उस समय पे। सोशल सर्विस ऐसी सर्विस होती हैं जिनके सोशल गोल्स होते हैं और इनका मकसद होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी की मदद करना, एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करना चिल्ड्रन को, बच्चों को। ये जो सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं। और पर्सनल सर्विसेज ऐसी सर्विसेज होती हैं जो लोगों के पर्सनल नीड के लिए प्रोवाइड कराई जाती हैं, जैसे टूरिज्म, रिक्रिएशनल सर्विसेज, रेस्टोरेंट एक्सेट्रा। बैंकिंग, बैंकिंग एक ऐसा सर्विस है जो बैंक यानी कि संस्था होते हैं जिसमें वो बैंकिंग की सर्विस देते हैं। और बैंकिंग की सर्विस क्या होती है, वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और लोन प्रोवाइड करते हैं लोगों को। टाइप्स, इसके टाइप हो सकते हैं कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक, सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक ऐसे बैंकों को कहा जाता है, जो ऐसी इंस्टीट्यूशंस को कहा जाता है जो लोगों से डिपॉजिट स्वीकार करते हैं और लोगों को उधार देते हैं। ये गवर्न होते हैं इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत। जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर जिनमें जो मेजर स्टेक है वो सरकार का होता है, जैसे एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया। प्राइवेट सेक्टर बैंक ऐसे बैंक होते हैं जिनकी ओनरशिप या मैनेजमेंट या कंट्रोल प्राइवेट प्रोमोटर्स के हाथ में होता है और वो मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग ऑपरेट कर सकते हैं। इनके उदाहरण है आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक ऐसे होते हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के माध्यम से चलाए जाते हैं, इसके अंतर्गत रजिस्टर्ड करके चलाए जाते हैं। इनका मकसद कोऑपरेटिव सोसाइटीज की तरह अपने मेंबर्स की मदद करना होता है, जैसे एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग के लिए इंडिया में। स्पेशलाइज्ड बैंक, ये ऐसे बैंक होते हैं जिनके खास मकसद होते हैं, जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक एटसेट्रा। ऐसे बैंक जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल एड इंडस्ट्रीज को हैवी टर्न की प्रोजेक्ट के लिए या फॉरेन ट्रेड के लिए। जो टर्न की प्रोजेक्ट है वो क्या होते हैं, टर्न की प्रोजेक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंतर्गत एक फर्म एग्री होती है, कोई संस्था एग्री होती है कि वो पूरी तरह से डिजाइन करेगी, कंस्ट्रक्ट करेगी और इक्विप करेगी किसी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस या सर्विस फैसिलिटी को, और बाद में उसको रेडी करके टर्न कर देगी उस प्रोजेक्ट को उस पर्सन को जो उस प्रोजेक्ट को खरीदना चाहेगा। तो ऐसे प्रोजेक्ट को टर्न की प्रोजेक्ट कहा जाता है। सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक किसी देश का बैंक होता है, महत्वपूर्ण बैंक होता है जो सरकार के बैंकर की तरह काम करता है। हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। फंक्शंस कॉमर्शियल बैंक्स के, कॉमर्शियल बैंक के फंक्शन होते हैं डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, फंड लेंड करना, लोगों को उधार देना, चेक फैसिलिटी देना। चेक बियरर चेक हो सकते हैं, क्रॉस्ड चेक होते हैं। बियरर चेक ऐसे चेक होते हैं जिनको कोई भी पर्सन बैंक के काउंटर पे जाकर के कैश करा सकता है। क्रॉस्ड चेक ऐसे होते हैं जो काउंटर पे मतलब काउंटर पे कैश नहीं कराए जा सकते हैं, इनको कोई पर्सन अपने अकाउंट में जमा करा सकता है। रेमिटेंस ऑफ फंड, रेमिटेंस ऑफ फंड का मतलब होता है फंड्स का एक से दूसरी जगह भेजना। ये बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर या मेल ट्रांसफर के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ अलाइड सर्विसेज होती हैं जो बैंकों के द्वारा दी जाती हैं, जैसे बिल पेमेंट कराना, लॉकर फैसिलिटी देना, अंडरराइटिंग सर्विसेज देना। टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट भी डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, जैसे सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। ई बैंकिंग, ई बैंकिंग रेफर करती है ऐसी सर्विसेज को जब बैंक अपनी सर्विसेज इंटरनेट या मोबाइल के माध्यम से देता है।
ई बैंकिंग में जो सर्विसेज दी जाती हैं उनमें एटीएम, पीओएस, ईडीआई, ईएफटी ये सब आ जाते हैं। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस एक ऐसा डिवाइस, एक तरीका है जिसमें कोई लॉस जिसकी होने की संभावना है, ऐसे लॉस को स्प्रेड ओवर कर दिया जाता है बहुत सारे लोगों में। इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट होता है जिसमें एक पार्टी एग्री होती है, एक पार्टी एग्री होती है कि वो पे करेगी एक एग्रीड अमाउंट ऑफ मनी दूसरी पार्टी को, और इसलिए पे करेगी क्योंकि अगर उसको लॉस होगा तो उसका कंपनसेशन किया जाता है। यानी कि दो पार्टी होती हैं, एक पार्टी कहती है कि हमारे लॉस की आप कंपनसेट करेंगे अगर, तो हम आपको एक अमाउंट देंगे जिसको प्रीमियम कहेंगे। ये संस्था कहती है कि अगर आप प्रीमियम पे करोगे तो हम आपके जो लॉस है उसको कंपनसेट कर देंगे अगर लॉस होगा तो। जो कॉन्ट्रैक्ट है वो राइटिंग में किया जाता है, और जो रिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको पॉलिसी बोला जाता है, इंश्योरेंस पॉलिसी। जो पर्सन जिसके रिस्क का इंश्योर किया जाता है, इंश्योरेंस किया जाता है, उसको इंश्योर्ड कहते हैं। और जो पर्सन या जो संस्था या जो कंपनी ये सर्विस देती है उसको इंश्योरर या एश्योरेंस अंडरराइटर कहते हैं। मतलब जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको इंश्योरर या एश्योरेंस अंडरराइटर कहते हैं। इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स हैं अटमोस्ट गुड फेथ, परम सद्विश्वास। इसमें यह माना जाता है कि जो दोनों पार्टियां वो एक दूसरे पे सद्विश्वास रख रही हैं, इसलिए उनको सही जानकारी ही देनी चाहिए। इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए इंश्योरेंस के केस में। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जिस सामान का इंश्योरेंस कराया जा रहा है उसमें कोई मॉनेटरी इंटरेस्ट होना चाहिए इंश्योरेंस कराने वाले का। इंडेमनिटी, जो इंश्योरेंस होते हैं आमतौर पे इंडेमनिटी को होते हैं, क्षतिपूर्ति के। फायर और मरीन इंश्योरेंस पूरी तरह से इंडेमनिटी को होते हैं, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस के मामले में इंडेमनिटी का कंसेप्ट लागू नहीं होता है, क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती है किसी की लाइफ की। प्रॉक्सिमेट कॉज, प्रॉक्सिमेट कॉज एक ऐसा प्रिंसिपल है इंश्योरेंस में, जब इंश्योरेंस वगैरह इंश्योरेंस कराया जाता है तो उस केस में जो पॉलिसी होती है इंश्योरेंस पॉलिसी, उसमें कुछ खास पेरिल्स मतलब कुछ खास घटनाएं होती हैं नुकसान वाली, रिस्क वाली, जिनकी वजह से नुकसान होने की संभावना रहती है। ऐसे पेरिल्स को का उसमें पॉलिसी में जिक्र होता है, उसमें उसका रिकॉर्ड रहता है, वर्णन रहता है कि ये पेरिल होगा तो आपके जो क्षतिपूर्ति है वो मिलेगी इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। जब किसी लॉस मतलब किसी इवेंट में कोई लॉस होता है और मान लो उस इवेंट में दो या दो से ज्यादा कारण हो लॉस के, तो ऐसे केस में भी ये देखा जाएगा कौन सा कॉज ऐसा है जो डायरेक्ट है और जो मोस्ट डोमिनेंट है और जो मोस्ट इफेक्टिव है जिसकी वजह से लॉस हुआ है। अगर ये कॉज डायरेक्ट है, मोस्ट डोमिनेंट और मोस्ट इफेक्टिव है, तो ऐसे कॉज को कहा जाएगा प्रॉक्सिमेट कॉज। इसी कॉज को प्रॉक्सिमेट कहा जाएगा। और अगर जो प्रॉक्सिमेट कॉज है उसका वर्णन है पॉलिसी में तो हर्जाना मिलेगा। नेक्स्ट है सबरोगेशन। सबरोगेशन एक ऐसा प्रिंसिपल है इंश्योरेंस का जो इंश्योरेंस इंश्योरेंस के केस में जब लॉस होता है किसी पार्टी को, तो उस पार्टी को इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से अगर पैसा मिल जाए, उसका जो लॉस हुआ है उसका कंपनसेशन मिल जाए, तो कंपनसेशन मिलने के बाद अब जिस पर्सन का लॉस हुआ था उस पर्सन की जगह ले ली है इंश्योरेंस कंपनी ने। मान लो जिस चीज का इंश्योरेंस कराया था और जिसका लॉस हुआ था और जिसका कंपनसेशन इंश्योरेंस कराने वाले को मिल चुका है, अगर मान लो उसमें से कुछ बाद में रिकवरी हो जाती है, तो अब जो रिकवरी होगी वो उस पर्सन की नहीं होगी क्योंकि वो तो अपने लॉस का कंपनसेट कर चुका है। अब इसका रिकवरी का जो पैसा आएगा वो इंश्योरेंस कंपनी के पास आएगा। इस राइट को ही सबरोगेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन होता है डबल इंश्योरेंस के केस में। अगर डबल इंश्योरेंस हो जाता है किसी सामान का, किसी सब्जेक्ट का, तो ऐसे केस में जो लॉस होता है वो प्रोपोर्शन में इंश्योरेंस जिस रेशियो में कराया गया है उसके प्रोपोर्शन में दोनों कंपनी मिल करके उसको कंट्रीब्यूट करेंगी। मिटिगेशन, मिटिगेशन ऐसा प्रिंसिपल है जो गाइड करता है किसी इंश्योरेंस कराने वाले को, यानी कि इंश्योर्ड को गाइड करता है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी को डैमेज पहुंचता है तो आप उसी तरीके से उस डैमेज को कम करने की कोशिश करेंगे जैसे इंश्योरेंस नहीं हुआ होता तब आप करते हो उसको बचाने की। यानी कि आप मिटिगेशन करेंगे, न्यूनतम लॉस आप होने देंगे प्रॉपर्टी को अगर लॉस हो ही गया है तो। अब है टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के टाइप्स होते हैं लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस भी मरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस और अदर जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, कैटल इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस, बगलरी इंश्योरेंस, स्पोर्ट्स इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, ये सब हो सकते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन सर्विसेज। कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है लोगों के बीच में।
ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें गुड्स का मूवमेंट होता है एक जगह से दूसरी जगह। ट्रांसपोर्टेशन में रेलवेज, रोडवेज, एयरवेज, वाटरवेज और पाइपलाइन ये सब आ जाते हैं। वेयर हाउसिंग एक ऐसी एक्टिविटी होती है, ऐसी फैसिलिटी होती है जिसमें लोगों को गुड्स स्टोर करने का जो ऑप्शन मिलता है कि वो गुड्स को स्टोर करके रख सकते हैं। वेयर हाउसेज के टाइप हो सकते हैं प्राइवेट वेयर हाउस, जहां पे कोई संस्था अपना सामान रखने के लिए अपना वेयर हाउस बनाती है तो प्राइवेट वेयर हाउस कहलाता है। पब्लिक वेयर हाउसेज ऐसे वेयर हाउस होते हैं जिनको बना तो कोई प्राइवेट पार्टी भी सकती है, लेकिन उनमें सामान जो होता है वो पब्लिक का कोई भी पर्सन रख सकता है किराया दे करके। और बॉन्डेड वेयर हाउस ये खास टाइप के वेयर हाउस होते हैं जिनके लिए सरकार से लाइसेंस मिलता है, और ये जो लाइसेंस होते हैं ये आमतौर पे इस काम में आते हैं कि जब कोई इंपोर्टेड गुड्स होती हैं, इंपोर्ट की गई गुड्स होती हैं, तो उनको ऐसे वेयर हाउसेज में रखा जा सकता है उस समय तक जिस समय तक टैक्स की पेमेंट या कस्टम ड्यूटी की पेमेंट नहीं हो जाएगी। गवर्नमेंट वेयर हाउस ये ऐसे वेयर हाउस होते हैं जो पूरी तरह से ओन और मैनेज होते हैं सरकार के द्वारा, जैसे एफसीआई, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन और सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन। कॉपरेटिव वेयर हाउसेज ये ऐसे वेयर हाउसेज होते हैं जो कॉपरेटिव सोसाइटीज द्वारा अपने मेंबर्स की मदद के लिए बनाए जाते हैं। वेयर हाउसिंग के फंक्शंस क्या हैं? वेयर हाउसिंग के मेजर फंक्शन है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि अलग अलग जगह से सामान आता है, उसको रिसीव करना, और कंसोलिडेट करना मतलब इकट्ठा करना एक जगह पे जो अलग अलग प्लांट से आ रहा है, और उसको एक शिपमेंट में ट्रांसपोर्ट करना एक जगह पे। अब है ब्रेक द बल्क, ये इसका जस्ट उल्टा होता है। इसमें बल्क क्वांटिटी आती है हमारे पास, उसको हम डिवाइड करते हैं उस सामान के क्वालिटी के हिसाब से, उस सामान के नेचर के हिसाब से अलग अलग उसके जो ग्रेड बना देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। तो इस तरीके से उसको कहते हैं ब्रेक द बल्क, यानी कि जो सामान आया उसको अलग अलग कर दीजिए। स्टॉक पाइलिंग होता है कि जब हमारे पास कोई सामान है गोडाउन में या वेयर हाउस में और हम उसको इकट्ठा कर लें, और इकट्ठा इसलिए कर लें क्योंकि फ्यूचर में उसकी ज़रूरत हमें पड़ सकती है या फ्यूचर में हम उसको ज़्यादा रेट पे बेच सकते हैं। वैल्यू एडेड सर्विसेज, कुछ वैल्यू एडेड सर्विसेज भी वेयर हाउसिंग में होती हैं, जैसे ट्रांजिट मिक्सिंग, यानी कि ट्रांजिट मिक्स करना, रास्ते में सामान को पैकेजिंग करना, लेबलिंग करना सामान की, उसको ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए वैल्यू एडिशन कर देना। प्राइस स्टेबलाइजेशन, प्राइस स्टेबलाइजेशन में भी यूज किया जाता है वेयर हाउसिंग का। जब सामान मार्केट में ज़्यादा हो जाता है तो वेयर हाउस में रख लिया जाता है, जब मार्केट में कम पड़ता है तो वेयर हाउस से निकाल दिया जाता है। फाइनेंसिंग, गुड्स की सिक्योरिटी पे फाइनेंस भी इसके तहत मिल सकता है। नेक्स्ट है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के इमर्जिंग मोड्स। तो बिजनेस में नए नए तरीके आ रहे हैं, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल या इंटरनेट के आने से। ई बिजनेस वर्सेज ई कॉमर्स, ई कॉमर्स जो होता है वो कवर करता है किसी फर्म के इंटरेक्शंस को उसके कस्टमर और सप्लायर के साथ। ई बिजनेस जो होता है वो ई कॉमर्स के साथ साथ बाकी एक्टिविटीज को भी कवर करता है, जैसे प्रोडक्शन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, अकाउंटिंग, फाइनेंस, एचआर एटसेट्रा। स्कोप ऑफ ई कॉमर्स और ई बिजनेस, अब चाहे ई कॉमर्स है, ई बिजनेस है, एक जैसा इसका डिस्कशन होगा फर्दर। स्कोप, इसका स्कोप हो सकता है बी टू बी कॉमर्स, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, बी टू सी बिजनेस से कस्टमर, इंट्रा बी एक ही बिजनेस के अंतर्गत अलग अलग ब्रांचेज के बीच में या डिपार्टमेंट के बीच में। सी टू सी होता है कस्टमर टू कस्टमर, एक कस्टमर अपना सामान बेच रहा है, दूसरा कस्टमर खरीद रहा है। ऐसा खासतौर पर जो यूज्ड आर्टिकल्स होते हैं उनके मामले में होता है। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बीपीओ, बीपीओ एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें कोई संस्था अपनी नॉन कोर एक्टिविटी, यानी कि जो कम महत्वपूर्ण एक्टिविटीज हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट आउट कर देती है, मतलब बाहर के लोगों को दे देती है, कैप्टिव यूनिट्स को या थर्ड पार्टी यूनिट्स को। नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जो केपीओ है वो भी बीपीओ की तरह ही है। केपीओ में अंतर ये होता है कि इसमें टेक्निकल सर्विसेज या एडवांस एनालिटिकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। केपीओ वास्तव में बीपीओ का ही एक सबसेट है। केपीओ सर्विसेज देता है इन्वेस्टमेंट रिसर्च की, मार्केट रिसर्च की, डाटा एनालिटिक्स की, बिजनेस रिसर्च सर्विसेज की, और बाकी लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, फाइनेंशियल प्रोसेस आउटसोर्सिंग एटसेट्रा। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, एक बिजनेस की सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक बिजनेस की सोसाइटी के प्रति जो रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और जो उसको निभानी चाहिए। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्यों होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए इसलिए क्योंकि जस्टिफिकेशन ऑफ फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ के लिए एक बिजनेस को जस्टिफिकेशन देना है कि वो क्यों एग्जिस्ट है। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट होता है फर्म का स्वयं का, अगर वो अपने सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएगी तो। गवर्नमेंट रेगुलेशन को अवॉइड किया जा सकता है। मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी,
availability of resources with business, converting problem into opportunities, better environment for doing business, होल्डिंग बिजनेस रेस्पॉन्सिबल फॉर सोशल प्रॉब्लम्स, मतलब लोग बिजनेस को रेस्पॉन्सिबल ठहराते हैं समस्याओं के लिए, तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाए ताकि ये जो आरोप है उससे बच सके। अब आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ थिंकर ये कहते हैं कि बिजनेस के लिए सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का विचार ठीक नहीं है, क्योंकि ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का, ये उसका वायलेशन है। ये कंज्यूमर पे बर्डन पड़ता है। अगर कोई संस्था सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अपनाएगी तो जो खर्च करना पड़ेगा वो अल्टीमेटली कंज्यूमर्स पे ही पड़ेगा। सोशल स्किल्स की कमी होती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में, और लैक ऑफ ब्रॉड पब्लिक सपोर्ट कोई बड़े लेवल पे मिलता नहीं है। ये इसके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट है। अब है काइंड्स ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के काइंड्स, प्रकार। इकोनॉमिक रेस्पॉन्सिबिलिटी जैसे सफिशिएंट प्रॉफिट अर्न करना और बिजनेस एसेट का ग्रोथ कराना। लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी देश का जो लॉ होता है उसको मानना, उसके अंतर्गत काम करना और अपनी इच्छा से ही लॉ अबाइडिंग संस्था बनना। एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी बिजनेस की कि उसका जो बिहेवियर है वो सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हो, वो किसी देश के रिलीजियस सेंटिमेंट्स और लोगों की डिग्निटी का रिस्पेक्ट करे। डिस्क्रेशनरी रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी की डिस्क्रेशन होना, मतलब लोगों को ये छूट होना कि वो चाहे तो किसी चीज के लिए जिम्मेदार हो, अदरवाइज ना हो। वॉलंटरी ऑब्लिगेशन होना, जैसे चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशंस करना। अब रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ओनर्स, इन्वेस्टर, कंज्यूमर, एम्प्लॉय, गवर्नमेंट या कम्युनिटी, जितने भी अलग अलग जो सोसाइटी के पार्ट हैं उन सबके प्रति एक बिजनेस की जिम्मेदारी बनती है। रेस्पॉन्सिबिलिटी शेयर होल्डर या ओनर के प्रति होती है कि उसके जो इन्वेस्टमेंट है उस पर फेयर रिटर्न मिले। रेस्पॉन्सिबिलिटी वर्कर्स के प्रति होती है कि उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले काम करने की, राइट काइंड ऑफ वर्किंग कंडीशन मिले, फेयर वेज मिले, फेयर डीलिंग मिले। रेस्पॉन्सिबिलिटी कंज्यूमर के प्रति होती है कि उसको वो सप्लाई करे राइट क्वालिटी और क्वांटिटी और रीजनेबल प्राइसेस। रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट के और कम्युनिटी के प्रति कि कंट्री के जो लॉज हैं उनका रेस्पेक्ट करें, टैक्सेस को रेगुलरली और ऑनेस्टली पे करें और जो वेल एक्सेप्टेड वैल्यूज सोसाइटी की उनके मुताबिक एक्ट करें और नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। अब है रोल ऑफ बिजनेस एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। एक बिजनेस का एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में क्या रोल है? एनवायरनमेंट को डिफाइन किया जाता है कि मेन के सराउंडिंग में जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो नेचुरल हैं या मेन मेड हैं, उन सबको मिला करके एनवायरनमेंट बोला जाता है। वाइडली रिकॉग्नाइज किया जाता है कि जो एनवायरनमेंट की क्वालिटी है उसके लिए जिम्मेदार इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हैं, यानी कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को जिम्मेदार माना जाता है। पॉल्यूशन का मतलब होता है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के द्वारा इंजेक्ट होना हार्मफुल सब्सटेंसेस, यानी कि जो खतरनाक सब्सटेंस होते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट में आ जाए इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज से, तो इसको पॉल्यूशन कहा जाता है। पॉल्यूशन चेंज करता है फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को, एयर, लैंड या वाटर की, जो अल्टीमेटली ह्यूमन लाइफ को लॉस पहुंचाते हैं। काइंड्स या कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन: एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन। यूनाइटेड नेशंस ने 8 प्रॉब्लम्स बताए हैं जो नेचुरल एनवायरनमेंट को डैमेज करते हैं। इसमें शामिल है ओजोन डिप्लेशन, ग्लोबल वार्मिंग, सॉलिड एंड हैजर्ड्स वेस्ट, डिफोरेस्टेशन, फ्रेश वाटर क्वालिटी एंड क्वांटिटी, वाटर पॉल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन और डेंजर टू बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। नीड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल: पॉल्यूशन कंट्रोल की नीड क्या है? इसकी नीड है, हम हेल्थ हजार्ड में अगर कमी लाना चाहते हैं, जो लोगों को स्वास्थ्य समस्याएं हैं उनमें कमी लाना चाहते हैं, तो पॉल्यूशन को कंट्रोल करना होगा। लायबिलिटी का रिस्क कम करने के लिए, सेविंग करने के लिए कॉस्ट की। ये किसी ने क्वेरी में पूछा था तो मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ आज। ये क्वेरी आई हुई थी टेलीग्राम ग्रुप में। रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ लायबिलिटी, यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि एक बिजनेस जो होता है अगर वो पॉल्यूट करेगा तो अल्टीमेटली उसको लायबल ठहराया जाएगा और इसके लिए उसको ज्यादा पेमेंट भी करनी पड़ सकती है। अगर वो पॉल्यूशन कंट्रोल के मेजर अपनाएगा पहले से ही तो फिर उसको अपनी लायबिलिटी से, वो रिस्क से बच सकता है। नेक्स्ट है कॉस्ट सेविंग। कॉस्ट सेविंग इसलिए होता है कि अगर किसी बिजनेस की एक्टिविटी ऐसी है कि उसके पॉल्यूशन ज्यादा होता है तो अब सरकार ने कई ऐसे प्रोविजन बनाए हैं कि उस पॉल्यूशन का जो नुकसान हुआ है उससे बचने के लिए बिजनेस को बहुत सारा खर्च करना पड़ेगा, नई टेक्निक्स अपनानी पड़ेंगी। अगर वो अपना तरीका ही पॉल्यूशन ऐसा कर लेगा कि पॉल्यूशन ना करे तो फिर वो इस कॉस्ट से भी बच जाएगा।
पब्लिक इमेज सुधरेगी अगर वो पॉल्यूशन कंट्रोल में सहयोग करेगा। इसके अलावा अन्य सोशल बेनिफिट भी मिलते हैं। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इन इंडिया, भारत में बहुत सारे स्टेप सरकार ने द्वारा जो लिए गए हैं, उसमें एक्ट बनाए गए हैं सरकार के द्वारा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, एयर पॉल्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 और हैजार्डस वेस्ट एक्ट 1989। अब है बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स, जो वर्ड एथिक्स है ये ग्रीक वर्ड ईथोस से लिया गया है, और ईथोस का मतलब होता है कैरेक्टर, नॉर्म, आइडियल्स या मॉरल्स जो किसी सोसाइटी में चलते हैं। एथिक्स और मॉरल दोनों ही रिलेट है राइट और रोंग से, कि क्या राइट है क्या रोंग है, इस बारे में बताते हैं एथिक्स और मॉरल। इनको इंटरचेंजेबली यूज कर लिया जाता है, हालांकि इनमें डिफरेंस है। जो एथिक्स है, एथिक्स का मतलब होता है ऐसे रूल जो प्रोवाइडेड किए जाते हैं किसी एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा, जैसे कोड ऑफ कंडक्ट इन वर्क प्लेसेस, किसी संस्था के अपने जो रिटर्न कोड्स होते हैं वो तो एथिक्स कहलाते हैं आमतौर पे। मॉरल जो होता है वो किसी इंडिविजुअल के स्वयं के प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं राइट और रोंग के, वो क्या करना चाहिए उसको क्या नहीं करना चाहिए। बिजनेस एथिक्स का मतलब होता है सोशली डिटरमाइंड मॉरल प्रिंसिपल्स जो किसी बिजनेस एक्टिविटी में होने चाहिए, बिजनेस एक्टिविटी को गवर्न करने वाले होने चाहिए। इसमें जैसे कि कस्टमर से फेयर प्राइस चार्ज करना, जो वेट्स या मेजरमेंट है वो फेयर होना, इसके अलावा फेयर ट्रीटमेंट देना वर्कर्स को, और रीजनेबल प्रॉफिट्स कमाना, ये बिजनेस एथिक्स में आ जाते हैं। एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स के एलिमेंट्स हैं टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट, पब्लिकेशन ऑफ ए कोड, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए कंप्लायंस मैकेनिज्म, और इन्वॉल्विंग एम्प्लॉइज एट ऑल लेवल्स, और रिजल्ट मेजर करना। तो इस वीडियो में इतना ही, और बाकी जो पार्ट है वो अगले वीडियो में आएगा, नेक्स्ट पार्ट।